आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में और केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, क्यों आपको केपी एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमारी जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है और जो ट्रेडिशनल है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो इतना डीप में जाके प्रेडिक्शन नहीं बता सकती, और जो आपको पिन पॉइंट पे केपी एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। कैसे दोनों में अंतर है, मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। अंतर खुद अपने आप आपको चेक करना है कि क्या डिफरेंस है दोनों के। देखो, पारसरी ज्योतिष में जब भी फलित करते हैं ना, फलित करते समय जो कई उनके ना मुख्य जो पॉइंट होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि ये बिंदु व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते समय सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे प्लैनेट्स, ग्रहों की स्थिति, उसको देखा जाता है राशि में, और वो किस भाव में है, किस राशि में है। ग्रहों का जो बल है, उसका बल देखा जाता है, वो बलहीन है, उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में या शत्रु राशि में है, या मित्र ग्रहों के साथ में या शत्रु ग्रहों के साथ में है। ठीक है, ग्रहों का गोचर देखा जाता है, और दशा अंतर दशा में जब प्रभाव देखा जाता है। जब दशा अंतर दशा में कोई भी प्लेनेट चलता है तो उस टाइम पीरियड पे भी हम उसका गोचर उसके ट्रांजिट पे जाते हैं, ट्रांजिट चार्ट में देखते हैं। अब सेकंड नंबर जो इनका विश्लेषण जो होता है, जो मेन इनका बिंदु होता है, पॉइंट होता है, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे भाव की हाउसेस। 12 भाव और उनके कारक तत्व, भावाधिपति ग्रह यानी कि लॉर्डशिप, और भावों में ग्रहों की उपस्थिति और उनके प्रभाव, भावों पर अन्य ग्रहों की दृष्टि, राशियां जिनको हम जोडिएक साइंस भी कह सकते हैं, लगन और चंद्र राशि का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रत्येक राशि का स्वभाव और उसके कारक तत्वों पर इसमें बताया जाता है। राशियों पर ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी इसमें देखा जाता है। और फिर दशा प्रणाली की जब हम बात करते हैं, दशा सिस्टम पर जब जाते हैं, तो मेन जो विंशोत्तरी, जो मुख्य रूप से विंशोत्तरी दशा प्रणाली, दशा और अंतरदशा के ग्रहों का फल उसमें देखा जाता है। दशा के समय ग्रहों की जो भाव और राशियों में जो स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, वो चेक किया जाता है। फिर इसमें क्या है कि योग देखे जाते हैं, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। कुंडली में जितने भी बनने वाले जो भी योग रहते हैं, राजयोग, धन योग, दरिद्र योग, विपरीत राजयोग, ठीक है, काफी कुछ इसमें देखा जाता है। फिर उसमें आता है ग्रहों की फिर कंजक्शन हम चेक करते हैं, और उनके प्रभाव फिर देखे जाते हैं। फिर ग्रहों की जो दृष्टियां होती है, पूर्ण और विशेष दृष्टि, जैसे शनि की 3rd, 7th और 10th हाउस पर दृष्टि, और उनमें प्लेस ग्रह उनके ऊपर दृष्टि। तो दृष्टि से प्रभावित भाव और ग्रह का जो उसमें एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके बाद आती है कारक ग्रह, सिग्निफिकेटर्स की। प्रत्येक भाव का कारक ग्रह उसमें देखा जाता है। जैसे इस 9th हाउस का जैसे कारक जो ग्रह है, कारक तो जो सिग्निफिकेटर है यानी कि जुपिटर है, तो उसको देखा जाता है। जितने भी प्लेनेट है मोटा मोटी तौर पे देखा जाता है, उनका जो फोकस है, जैसे कि सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है ना, और चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करते हैं पंचांग के तत्व, जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, अवकड़ा चक्कर में जाके पंचांग का फिर कुंडली के ग्रहों और भाव पर प्रभाव देखा जाता है पंचांग से। फिर गोचर ट्रांजिट अलग से चेक किया जाता है। अब गोचर ग्रहों की जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, उनका कुंडली के भावों पर जो प्रभाव वो क्या है वो देखा जाता है विशेष रूप से। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई शनि, जुपिटर और राहु केतु, ठीक है। अब अष्टक वर्ग सारणी यहाँ से थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसमें अष्टक वर्ग सारणी, ग्रहों और भावों की शक्ति का विश्लेषण किया जाता है। ग्रहों के जो मेन बिंदु, जो टॉपिक है, उसके जो प्लेनेट होते हैं, उनके बिंदुओं के माध्यम से पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव उसका देखा जाता है। फिर हम बात करें नवांश और अन्य वर्ग कुंडलियां की, जिसमें हम डिविजनल चार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, D16 चार्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें जैसे कि D9 चार्ट है, उसका इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, वो आपकी मैरिज और आपके लक के रिगार्डिंग देखा जाता है ना। 10वां D10 जो है वो करियर और प्रोफेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए देखा जाता है। और ऐसे ही अन्य वर्ग की जो कुंडलियां, उनका भी विश्लेषण किया जाता है और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी या पारस्परिक एस्ट्रोलॉजी। और फिर देखते हैं ग्रहों का जो मित्र और शत्रु संबंध, ग्रहों के बीच की मित्रता और शत्रुता का प्रभाव, और स्थायी और तात्कालिक मित्रता, ये भी देखी जाती है। फिर शैडो प्लैनेट्स, राहु और केतु का कुंडली पर जो है एक अलग से विशेष इसमें गहरा प्रभाव देखा जाता है। इनके द्वारा जो बनने वाले योग हैं,
फिर उसका फल कथन किया जाता है। अब ग्रहों की स्थिति का जो है प्राकृतिक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिजल्ट है वो ग्रहों की जन्म कुंडली में उनकी जो भूमिका है वो देखी जाती है। अब प्रत्येक ग्रह की अपनी एक प्रकृति होती है, ठीक है, उसकी एक अपनी एक भूमिका और उसका एक चार्तिक फल होता है, तो उसके अनुसार प्रेडिक्शन दिया जाता है। महर्षि पाराशरी के जो सिद्धांत में या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे केपी में भी ये देखा गया कि भाई 6, 8 और 12 भाव जो है, अब जैसे वो त्रिक भाव बोलते हैं, 6, 8, 12 हमारे वे में अगर देखा जाए तो उसमें हम कर्म को जोड़ते हैं, उसमें 6, 8, 12 जब रिजल्ट देता है तो 6, 8, 12 यहाँ पे त्रिक भाव बताए गए। लेकिन हमारे वे में कुछ वहां पे अलग थ्योरी हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक मेडिकल फील्ड में जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई डॉक्टर है या फिर उससे रिलेटेड अगर उनका कोई पेशा है तो वो भी उसमें यूटिलाइज हो जाता है, तो फिर वो वहां पे बुरा रिजल्ट नहीं देता। तो कई दफा ये भी देखना होता है। और फिर हम केंद्र और त्रिकोण का संबंध देखते हैं ना, ट्राइन देखते हैं, 1, 4, 7, 10 में जो प्लेनेट है उनका प्रभाव देखते हैं, कारकता और उनके जो भौतिक कारकों का जो बैलेंस है वो भी चेक करते हैं। कुल मिलाकर इन बिंदुओं पर जो है मैन फोकस करके पाराशरी ज्योतिष में किसी भी नेटिव की कुंडली का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। और अब बात करते हैं कि कृष्ण मूर्ति पद्धति में फलित करते समय ज्यादातर हम किस ज्यादातर पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार लोड का। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो स्टार लोड का रहता है। केपी में प्लेनेट से ज्यादा उसके नक्षत्र लोड पे फोकस किया जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। ग्रह फल तभी देगा जब उसका नक्षत्र स्वामी अनुकूल होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। अब वो मेलेफिक और बेनिफिक क्या है हमारे वे में, वो एक अलग इशू है, वो कोर्स के दौरान आपको सब चीजें बताई जाएंगी। और सबलोड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे कि भी क्यों अलग हो जाता है, कोई एक नक्षत्र का जो स्पान होता है अपना 13 डिग्री भी चलता है कोई भी एक नक्षत्र, तो एक नक्षत्र में चंद्रमा जब रहता है तो क्या मतलब कि सबका एक ही जैसा प्रभाव होगा? तो वहां तो हम एक नक्षत्र के लेवल पर प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नक्षत्र को 9 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। उनका जैसे कि अपना 16 चार्ट पे जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नक्षत्र को 9 डिवीजन में इसका डिविजनल चार्ट बनाते हैं। वो कैसे? अब 13 डिग्री 20 अंश का एक नक्षत्र है। अब इसकी अगर हम मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट का 1 आवर्स होता है, और जो ये 13 डिग्री है यानी कि 13 घंटे 13 आवर्स है, 13 आवर्स है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 13 इंटू 60 इक्वल 780 मिनट्स निकल के आते हैं। फिर उसमें जो बचती हैं 20 जो मिनट हैं उसको हम प्लस कर देते हैं, तो 800 मिनट का टोटल स्पान एक नक्षत्र का रहता है। उसके बाद उसके विंशोत्तरी महादशा होती है, उसका जो टोटल पीरियड होता है 120 वर्ष का होता है। सबसे पहले हम उसमें केतु का अगर स्पान निकाल लेंगे केतु के साथ, तो ऐसे ही करके हम 9 उसके डिवीजन पार्ट जब बनाते हैं तो प्रत्येक अपने एक उसका सबलोड हमारा जो नक्षत्र का है उसके 9 डिवीजन जब करते हैं, एक खास पॉइंट पे उसका एक सबलोड निकल के आता है। वो प्री कोर्स के दौरान आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, क्योंकि मैनुअली भी सीखना चाहते हैं तो मैनुअली वो निकाल के ज्यादा अच्छे से बेस्ट आप उसको समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर जो जिसमें मैथमेटिक्स का जो होता है हिस्सा होता है पार्ट होता है, उसमें मैनुअली अगर हम फॉर एग्जाम्पल सामने अगर आप कोर्स में हो तो करके दिखाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब प्रत्येक नक्षत्र को विभाजित कर सबलोड बनाए जाते हैं, सबलोड कुंडली का सुप्रीमो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सुप्रीमो जो होता है इसमें वो सबलोड होता है। सबलोड कुंडली का सटीकता को बढ़ाता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो होती है पिन पॉइंट पे आ जाती है, और घटना के समय को तय करता है। किसी भी इवेंट का फाइनल जो टाइम ऑफ पीरियड जो निकालता है वो सबलोड निकालता है। किसी भी भाव के सबलोड की सिचुएशन से पता चलता है कि वो भाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब शादी का जैसे योग बता दिया, बच्चे का योग बता दिया, जॉब का जो योग है वो तो बता दिया पंडित जी ने, लेकिन एक्चुअल में प्रोमिस चेक करना होता है कि प्रोमिस वो जॉब का उसकी लाइफ में उसके जीवन में जॉब का प्रोमिस है भी या नहीं, या आप सबको ही जॉब दिलवा रहे हो, ठीक है ना। तो वो मैं इसलिए बताने के लिए आता हूँ कि भाई ऐसे नहीं कि भाई आपने
एस्ट्रोटॉक चली हुई आजकल, आपने देखा होगा, उस पे बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। आपने जैसे ही कॉल किया तो वो आपको ना ऐसी ऐसी बातें बताना स्टार्ट कर देंगे, नॉर्मली जो होते हैं, नॉर्मली जो फैक्ट्स होते हैं भाई, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो लेकिन आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता, ठीक है। और आपकी आजकल आपको पता ही है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मैरिज, ये सब, जॉब, एजुकेशन, इन सब चीजों को मोटा मोटी तौर पे कुछ तो मतलब कि एज वाइज अपने फैक्टर्स चेक करते हैं वो लोग, उनके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल बंदे हैं, उनको भी नहीं मिलते, और प्रैक्टिकल कोई होगा तो जाएगा ही क्यों ऐसे लोगों के पास में। तो जैसे कि 7th हाउस का कस्पल सबलोड, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, प्रत्येक भाव के कस्प लगन कुंडली में जो ग्रहों के आरंभिक बिंदु है और उसके सबलोड का विश्लेषण इसमें किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस का सबलोड आपको मैरिज, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में जो है सटीकता आपको देता है। ग्रह, नक्षत्र और सबलोड का 3 स्तरीय विश्लेषण इसमें किया जाता है। केपी में प्रत्येक ग्रह को 3 स्तरों पर देखा जाता है। ग्रह घटना की प्रकृति का संकेत देता है और नक्षत्र स्वामी घटना को संभव बनाता है, और जो उसका सबलोड होता है घटना कब और कैसे होगी इसका निर्धारण करता है। अब दशा प्रणाली जो इसमें चक्कर है, दशा एनालिसिस जब करते हैं, विंशोत्तरी दशा प्रणाली का उपयोग करते हुए इसमें फलित किया जाता है। केपी में ग्रहों की दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा का सटीकता के साथ अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप उसमें पिन पॉइंट पे किसी भी इवेंट्स के बारे में आप पता कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो, घटना घटेगी, नहीं घटेगी, घटेगी तो किस लेवल तक घटेगी और कब घटेगी, ये सटीकता के साथ जाना जा सकता है। फिर आता है कस्पल चार्ट, भाव कुंडली, भावों की स्थिति यानी प्लेसिडस हाउस सिस्टम इसमें होता है, उसका अनुसरण, उसके अनुसार जो है उसकी गणना की जाती है इसमें, और प्रत्येक भाव, कस्प और उसके सबलोड की भूमिका को गहराई से देखा जाता है। ग्रहों का सिग्निफिकेटर यानी कारकत्व, केपी में प्रत्येक ग्रह को एक या एक से अधिक भावों का सिग्निफिकेटर माना जाता है। प्राथमिक, माध्यमिक और तीसरे स्तर के संकेतक ग्रहों का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी कि सिग्निफिकेटर जो प्लेनेट है ये तय करता है कि कौन सा ग्रह किस भाव का फल देगा, रिजल्ट देगा। फिर आती है बात रूलिंग प्लेनेट्स की। अब रूलिंग प्लेनेट्स जो प्रेजेंट टाइम पे जो किसी घटना होने की जो पुष्टि करता है, वो घटना का जो समय है, टाइम ऑफ इवेंट्स, सबसे बड़ी इसमें जो है घटना का समय ट्रांजिट और दशांतर दशा के दोनों के संयोजन से तय किया जाता है। अब कस्पल, सबलोड और ट्रांजिट का सटीक मिलान किया जाता है इसमें। तो इसमें त्रिक भाव का महत्व क्या है, इसमें 6, 8, 12 के जो सबलोड है वो उनसे तय होता है कि किसी कार्य में बाधा या सफलता, बाधा आएगी या सफलता मिलेगी, वो ये डिसाइड करते हैं। विशेष रूप से 6th हाउस जैसे एनिमिटी का है, शत्रु है, 8th हाउस एज का भी है, आयु का भी, और 12th हाउस व्यभाव का है यानी कि एक्सपेंडिचर, उससे इसका विश्लेषण किया जाता है। केपी का सरल जो गणितीय दृष्टिकोण है वो केपी में नक्षत्र विभाजन और सबलोड की स्थिति का उपयोग कर सटीक गणना की जाती है। उसमें हर घटना का कार्य, कारण, सिद्धांत पर आधारित अध्ययन किया जाता है। यस और नो की अप्रोच इसमें सबसे बेस्ट रहती है। आपको बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखा जाता। आपने उधर से क्वेश्चन किया कि भाई मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अगर इसमें हम चेक कर लेते हैं, अगर आपकी जॉब है तो आपकी जॉब डेफिनेटली लगेगी, किस टाइम पीरियड पे लगेगी वो तक बता दिया जाता है। भाव का सबलोड ये तय करता है कि घटना होगी या नहीं होगी, यस और नो में वो आपको बता देगा। अब इसमें गेन एंड लॉस के बारे में जब कोई क्वेश्चन करता है तो 11th हाउस जैसे लाभ का है और 12th हाउस व्यय का है, तो सबलोड का इसमें एनालिसिस किया जाता है। आर्थिक सफलता, स्वास्थ्य लाभ या फिर अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है। फिर इसमें जन्म कुंडली का महत्व, केपी में जन्म कुंडली को केवल मार्गदर्शन के लिए देखा जाता है। हर घटना को नक्षत्र, सबलोड और दशा प्रणाली के माध्यम से तय किया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा कि जाओ हम आपसे ये उपाय बता देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, कर्म के द्वारा आपको एक ऐसा सिस्टम बता दिया जाता है, उसमें कर्म इस प्रकार से अगर उस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, उसको भी आप कर सकते हो, एक ट्रीटमेंट का एक पार्ट रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मान लो कि आपने दान, किसी को डोनेशन करना ही बता दिया, तो एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है जब आप कोई डोनेट करते हो तो आपके अंदर एक ही भावना रहती है कि मैं अपने प्लेनेट को डिसोल्व कर रहा हूँ या उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो फिर वो तो सबसे बड़ी बात तो है कि वो आपका उपाय वहीं पे खत्म हो जाता है, वो उपाय लगेगा ही नहीं, क्योंकि डोनेशन होता है बिना निस्वार्थ भाव, और जब किसी चीज में आपका स्वार्थ छिप जाता है तो वही चीज वहीं पे डैमेज हो जाता है। उम्मीद कुछ ना रखो कि मैं किस लिए कर रहा हूँ किस लिए नहीं, तो
ये समझ के जरूरतमंद को अगर आप वो करते हो तो दान लगता है। और जैसे हम बोलते हैं कि भाई केपी में जब हम एनालिसिस करते हैं, चार्ट का एनालिसिस करते हैं, तो एक मार्गदर्शन के लिए करते हैं, ना कि एक मैजिक, आपको उस तरीके का मैजिक दिखा दो कि मैं आपके सामने पता नहीं कोई ऐसी चीज को प्रकट कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बनी बनाई पाखंडवाद है। उस पाखंडवाद से हम काफी कोसों दूर है केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसमें हमारी जो ट्रीटमेंट थ्योरी है भी बड़ी सबसे इजी और अलग रहती है, मजा आता है उसमें, क्योंकि हम कर्म का सिद्धांत बताते हैं और कर्म करना ही बताते हैं। उसमें कर्म किस प्रकार का करें, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है, ये हमारी एक तरह से भागवत, श्रीमद् भागवत गीता की तरह है। श्री कृष्ण, ये भी श्री कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसको हम नाम दिया गया है श्री के एस कृष्णमूर्ति जी ने इसको रिसर्च किया है, इस खोज को एक आयाम दिया गया है, तो उसी के बेस पे हम सबका प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये भी श्रीमद् भागवत गीता की तरह ही आपको कर्म करने के लिए बताएगी, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कर्म करने के लिए अर्जुन को उपदेश दिया था, ऐसे ही इसमें ये किसी भी आपका आगे जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए एक टूल है। जो चीज आपकी लिखी हुई है डेफिनेटली, जो घटना लिखी हुई है उसको डेफिनेटली क्लियर ये बता देगी कितने बज के कितने मिनट पर कौन से दिन आपके साथ वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी, और किस प्रकार का योग आपकी लाइफ में है भी या नहीं भी। यस और नो के अप्रोच की अभी बात की थी मैंने, जैसे कि पैसा कब आता है, कितनी मात्रा में आएगा, ये भी इससे पता चल सकता है। कोई शत्रु है, कौन होगा, किस टाइप का होगा, ठीक है। डेथ का इसमें प्रकार वो भी पता लग जाता है। समस्या आपको किस दिशा से, किस डायरेक्शन से, किस व्यक्ति से आ सकती है, किस प्रकार से आ सकती है, कब आ सकती है, तो ये तो इसमें रिप्लाई दिया जा सकता है एनालिसिस करके, ठीक है। अब सरल और सटीक उपाय, इसके जो रेमेडीज है केपी में, सरल उपाय और ग्रहों की अनुकूल दशा को बढ़ावा देने के जो उपाय इसमें कुछ बताए गए हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो मुख्य फोकस सटीकता और इसका साइंटिफिक बेस और सरलता पर आधारित है। ये पद्धति जटिलता से मुक्त होकर फलित में अधिक सटीकता प्रदान करती है, न कि आपको बरगलाती है। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, मेरे खास जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी कुंडली एनालिसिस को, फुल एनालिसिस की जो मेरे चार्ज रहते हैं 1000 रुपए में आपका फुल कुंडली चार्ट एनालिसिस कर दिया जाएगा। सिर्फ उसकी थोड़ी सी कंडीशन ये होगी कि भाई आपने कम से कम भी 1 महीना पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। ऐसा नहीं कि अभी आप सब्सक्राइब करो और फिर, क्योंकि मेरे को स्क्रीनशॉट उस टाइम का चाहिएगा कितने दिन पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपको फुल डिटेल में आपको ट्रीट किया जाएगा, फुल एनालिसिस किया जाएगा। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के लिए ये स्पेशल ऑफर है। अदरवाइज कोई आज ही सब्सक्राइब करके चैनल को, तो उसको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके रखें तो उसके 1 महीने के बाद वो भी करा सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ छोटी सी जानकारी। और कोर्स हमारा एक डेमो क्लास हमारी 22 दिसंबर को अभी स्टार्ट हो रही है। उसमें डेमो क्लास में कुछ आप कर सकते हो उपाय के द्वारा, वो आपको समझाया जाएगा डेमो क्लास में। और नक्षत्र वास्तु क्या है उसके बारे में भी उसमें बताया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।